गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सीए फाउंडेशन में हम लोगों के क्वेश्चंस बेस्ड रिवीजन के ऊपर बात चल रही थी और दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने रिवीजन वाले पोर्शन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा रिवीजन का पार्ट नंबर 3। तो स्टार्टिंग वाले दोनों पार्ट जो हैं वो जरूर पहले आप लोगों को देख लेने चाहिए, अगर नहीं देखे हो तो उसके बाद ही इस पार्ट तक आप लोग पहुंचो तो एक क्वेश्चंस का बेस आप लोग को मिलता जाएगा। और इसको करने से पहले एक बार आपका जो लेक्चर है, जो चैप्टर है, उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। मतलब जो टॉपिक्स हमारे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स पूरे जो हैं, चैप्टर्स जो हमारे हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मजा आएगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। चलिए जी, तो फटाफट से बात शुरू कर देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है जिसमें क्लियर कट क्वेश्चन, रेंचो राजू एंड फरहान, जी हाँ, 3 इडियट्स हमारे हो गए, आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹6 लाख टू वायरस। बराबर समझ में आ गया, सारे कैरेक्टर आपको समझ में आ गए कि हमने किधर से ले लिए हैं। राजू बिकम इंसॉल्वेंट एंड हर प्राइवेट एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/5 ऑफ हर शेयर ऑफ द डेब्ट। बराबर जॉइंट प्रोमिसी का हमारा क्वेश्चन हो गया, जॉइंट प्रोमिस का। रेंचो इज कंप्लीट टू पे द होल अमाउंट टू वायरस, एक बंदा पूरा पैसा दे देता है। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड डिसाइड करिए एक्सटेंट टू विच रेंचो कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द फरहान। ठीक है, बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे ये चीज पता है कि जॉइंट प्रॉमिस का क्वेश्चन में तीनों पार्टीज जो हैं दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू पे, तो हर एक के जिम्मे में 2 लाख रुपीज यहाँ पे आने वाले हैं। बराबर 2 लाख रुपया हर एक के हिस्से में आ रहा है, क्योंकि क्लियर है कि 6 लाख रुपीज का कॉमन डेप्ट है, तो 2 लाख रुपया हर किसी को देना पड़ेगा। अब इनमें से एक पर्सन जो है वो खाली 1/5 दे पा रहा है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको बाकी के दोनों जो पार्टनर्स हैं वो बेयर करने वाले हैं। तो आइए आंसर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको आपको ड्राफ्ट करना वहां पे रहेगा, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एज पर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर सेक्शन याद है तो जरूर लिखिए, नहीं तो रॉन्ग सेक्शन इंसर्ट नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। When 2 or more person make a joint promise and promisee may in the absence of express agreement to the contrary compel, force कर सकता है any one or more। देखो बहुत क्लियर बोल दिया, आप किसी एक को या एक से ज्यादा को भी फोर्स कर सकते हो of such joint promiser to perform the whole of the promise। Each of the 2 or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promisee unless a contrary intention appear। यानी किसी एक से अगर लिया गया तो वो एक जना जो है बाकी 2 से इक्वली शेयर रिकवर कर लेगा, ये भी हम लोग को पता है। इफ एनी वन ऑफ 2 or more joint promisers make a default in such contribution, तो जो रिमेनिंग वाले होंगे वो उस लॉस को बेयर करने वाले हैं। जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि जो रिमेनिंग वाले हैं वो उस लॉस को बेयर कर लेंगे इक्वल शेयर के अंदर, ही अपने को ध्यान रखना है। बराबर, बहुत सिंपल हमारा पॉइंट हो गया। नाउ इन द इंस्टेंट केस, राजू एंड फरहान, रेंचो राजू एंड फरहान जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6 लाख। हमेशा की तरह पहले हमने प्रोविजन समझा दिया, फिर हम चाहें तो क्वेश्चन समझा सकते हैं। डायरेक्टली हमने बता दिया 6 लाख रुपया उनको पे करना है। राजू इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी एसेट से सिर्फ रिकवर हुआ है हमारे पास में 1/5। ठीक है, नाउ रेंचो इज कंप्लीट टू पे द होल अमाउंट। रेंचो इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 40,000 फ्रॉम राजूज एसेट। अब देखिए, हमने कहा सर ये 40,000 रुपया किधर से आ गया, तो 2 लाख रुपीज इसका शेयर बनता है और 2 लाख रुपीज का 1/5 अगर हम करें तो 40,000 तो राजू की एस्टेट जो है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो वहां से अपने को रिकवर हो रहा है। बराबर, बहुत सिंपल है। अब सवाल आया कि 40,000 उससे रिकवर हो रहा है, चलिए बाकी का बच गया उसका जो लॉस है। अब बाकी उसका लॉस कितना बच गया, उसका लॉस 1,60,000 का दोनों पार्टनर्स बियर करने वाले हैं। 80,000 बराबर 80,000 दोनों बियर करेंगे, तो बट ऑब्वियस है हर एक के हिस्से में 2,80,000 आने वाला है। यानी जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसके अलावा बाकी 2 पार्टनर हमारे जो बचे हुए हैं, रेंचो और फरहान, ये 280 और 280 बियर करने वाले हैं। अब चूंकि यहाँ पे रेंचो ने ही सारा अमाउंट पे कर दिया है
तो बट ऑब्वियस है कि वो 40,000 तो राजू की एस्टेट से ले लेगा जितना इंसॉल्वेंसी में मिला, और 2,80,000 जो फरहान के शेयर के हैं वो फरहान से रिकवर कर लेगा, 280 उसको पे करना ही था। बराबर, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों के जो रेगुलर नोट्स अपन लोग पढ़ते हैं उसके अंदर भी आप लोगों को देके रखा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली अमाउंट चेंज है, बाकी सेम है। तो हर एक के हिस्से में 2 लाख का अमाउंट था, बहुत क्लियर है। बराबर, अब यहाँ पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, उससे 40,000 ही रिकवर होता है, 2 लाख का 1/5 है ना, क्योंकि इंसॉल्वेंट वो हुआ है, तो उसकी डेफिशिएंसी 160 को रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो बेयर करने वाले हैं 80,000। तो बाकी दो पार्टनर्स का शेयर हो गया 280 और 280। अब चूंकि एक ही पार्टनर पूरा पे कर रहा है तो वो रिमेनिंग से उनका जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लेगा, ये यहां पे हमको ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए जी, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। उदय एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मजनू। उदय और मजनू है ना, फिल्म के कैरेक्टर्स आप लोग को ध्यान में आएंगे यहाँ पे। आई थिंक वेलकम पिक्चर में थे उदय भाई मजनू भाई, ठीक है। तो उदय एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मजनू टू सप्लाई हिम 1000 वाटर बॉटल, रुपीज लिखा हुआ है 5 रुपीज पर वाटर बॉटल टू बी डिलीवर्ड एट ए स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो उदय जो है वो मजनू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, 1000 वाटर बॉटल्स उसको सप्लाई करने वाला है, 5 रुपीज पर बॉटल का रेट हो गया। देर आफ्टर उदय ने यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट और कर लिया है घुंगरू के साथ, बराबर, ध्यान में आ गया आपको कैरेक्टर। तो घुंगरू फॉर द परचेज ऑफ 1000 वाटर बॉटल, रुपीज रहेगा यहाँ पे 4.5 per water bottle. At the same time told Ghungru that he did so for the purpose of performing his contract, entered into with Majnू। तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पे याद आ जाना चाहिए कि इट इज अ मैटर ऑफ स्पेशल डैमेजेस, जहां पे अगर आपने पार्टीज को एक्नॉलेज कर दिया है, आपने पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया है जिसके साथ डीलिंग कर रहे हो कि भाई वी हैव सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर पर्सन, तो यहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट ये घुंगरू ब्रेक करता है तो आप इससे स्पेशल डैमेजेस ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्लियर है, घुंगरू से उदय लेने वाला है वाटर बॉटल्स 4.5 पर वाटर बॉटल के हिसाब से, और उसको आगे मजनू को सप्लाई करने वाला है 5 रुपीज के अंदर, यानी कि 50 पैसा पर बॉटल का प्रॉफिट यहां पे वो कमाने वाला है। बहुत क्लियर मैटर है। अच्छा, थर्ड पार्टी को आपने बता भी दिया है कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ घुंगरू फेल टू परफॉर्म इस कॉन्ट्रैक्ट इन ड्यू कोर्स, और उस वक्त में जो मार्केट प्राइस हो चुकी है वो 5.25 पर वाटर बॉटल हो चुकी है। बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये। तो आप देखें कि हमें नहीं तो क्या होता, क्वेश्चन बहुत इजी लगता हमको कि हाँ सर ठीक है सर, 50 पैसा पर बॉटल के हिसाब से 1000 बॉटल हो रही है सर, ये सीधा सीधा आंसर आ गया। लेकिन उस वक्त में मार्केट प्राइस जो है, घुंगरू ने सप्लाई किया नहीं और मार्केट प्राइस हो रही है 5 रुपए 25 पैसे, 5.25 रुपीज पर वाटर बॉटल। Consequently, उदय जो है could not procure any water bottle and मजनू rescinded the contract। बट ऑब्वियसली मार्केट से और भी खरीदने जाओगे तो आपको 5 रुपया 25 पैसे में मिलेगा, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 5 रुपीज में सप्लाई का है। तो भाई नुकसान खा करके कौन काम करता है, तो उसने सप्लाई करने से मना किया, आगे मजनू से भी कॉन्ट्रैक्ट टूटा। नाउ अभी उदय जो है वो ये सारा बदला किससे लेना चाहता है, घुंगरू से, बराबर। तो आपसे हमने पूछा कि बताओ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच उदय कुड क्लेम फ्रॉम घुंगरू इन द सर्कमस्टांसेस। एक क्वेश्चन तो यहां पे खत्म हो जाएगा। अब एक और पार्ट आपसे पूछा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ घुंगरू हैड, सेकेंड पार्ट इसका, नॉट इन्फॉर्म अबाउट द मजनूस कॉन्ट्रैक्ट। तो दो पार्ट जैसा हम क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं कि अगर बता दिया है तो क्या करना है, नहीं बताया तो क्या करना है। अगर बता दिया है तो स्पेशल डैमेजेस भी रिकवर कर पाओगे, और नहीं बताया है तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर कर पाओगे। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही तरह का मैटर होने वाला है। देखें अपन इसको, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अपने आंसर में सेक्शन 73 का प्रोविजन यहां पे पूरा का पूरा समझा दिया है, बराबर। प्रोविजन आपसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं आपके साथ क्वेश्चंस और उसका आंसर किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, मेनली अपना मोटो वो है। ये सारे प्रोविजंस हम अपनी रेगुलर क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारी रिवीजन क्लास इस वक्त चल रही है। तो सेक्शन नंबर 73 का जो हमारा पूरा पोर्शन है डैमेजेस वाला, कैलकुलेशन वाला, वो अपने को यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख देना चाहिए। आपको मैंने पहले भी कहा, जबरदस्ती नहीं है कि आप स्टडी मैट का लैंग्वेज फॉलो करें, बस मीनिंग जो है वही निकलना चाहिए जो स्टडी मैट में, जो लॉ का मीनिंग एक्चुअल में होता है। तो सबसे पहले तो हमने ऑर्डिनरी स्पेशल डैमेजेस क्या होता है वो सब यहाँ पे पूरा इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर हमने पूरा उसको समझाया है, ठीक है। अब इन 2 पैराग्राफ से आगे जब हम चलते हैं तो
क्लियर कट लाइन आ गई कि द प्रॉब्लम आस्क इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर मैटर। अब आप देखें इस पैरा को इन द इंसिडेंट केस। अब मेन केस तो ये था कि भाई इन्फॉर्म कर दिया था, तो क्या होने वाला है चेक कर दें। उदय हैड इंटीमेटेड टू घुंगरू दैट he was purchasing water bottle from him for the purpose of performing his contract with Majnu. ठीक है। Thus Ghungru had the knowledge of the special circumstances, therefore उदय is entitled to claim from Ghungru। अब यहां आप कितना ले पाओगे, जितना प्रॉफिट का आपको नुकसान हुआ, यानी कि 500 रुपीज। सर 500 कहां से आया, बट ऑब्वियस है प्राइस का डिफरेंस 4.5 में इससे लेकर के आगे 5 में सेल करने वाला था, तो 500 रुपए का उसको डायरेक्टली यहां पे 500 का नुकसान हुआ है, बराबर। तो वो 500 रुपीज जो है वो ले पाएगा, डिफरेंस बिटवीन जो भी जिस प्राइस पे वो परचेस करने वाला था और जिस प्राइस पे आगे मजनू को सेल करने वाला था, उतना डिफरेंस का जो अमाउंट है 500 रुपीज वो ले पाएगा, बराबर। बहुत क्लियर कट है, ठीक है। अब इस बार मामला कुछ चेंज है। देखो हर बार ये होता है कि सर स्पेशल डैमेजेस में कुछ ज्यादा मिलता, इस बार अगर इन्फॉर्म नहीं किया है तो ज्यादा मिलेगा। देखिए अगर इन्फॉर्म कर दिया होता तो जितने पे आप मजनू को सेल करने वाले थे उतना, और जितने में आपने घुंगरू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उनका डिफरेंस ही आप ले सकते थे, यानी कि ओनली 500 रुपीज, बराबर। लेकिन अगर इन्फॉर्म नहीं किया होता तो मजनू के साथ कॉन्ट्रैक्ट का तो घुंगरू को पता ही नहीं है, तो जितना मार्केट प्राइस जो उस वक्त में था और जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, मार्केट प्राइस था 5.25, बराबर, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा था 4.50। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 75 पैसा, 75 पैसा। समझ रहे हैं आप बात को, उतना वो ले सकता था। यानी इस बार इन्फॉर्म नहीं करता तो ज्यादा डैमेजेस रिकवर कर सकता था, 750, 750 रुपए, बराबर। तो ये इस क्वेश्चन की खासियत है जो आप लोगों को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। देखिए हमारा पर्पस यही है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, आप उसको बहुत बेटर तरीके से ढंग से पढ़ ले। यहाँ पे अपना पूरा आपने स्टडी कितना ही कर लिया है, लेकिन जब तक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे हम काम को। तो हमारा पर्पस ये है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका बढ़िया हो जाए, बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सीधा सीधा सा डैमेजेस कैलकुलेशन के ऊपर। चलिए नंबर नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट कहता है गोगो पोगो एंड लोगो जॉइंटली बोरोस 50,000 फ्रॉम जोजो। चलिए जी, गोगो है, पोगो है, लोगो है, और इन्होंने जॉइंटली पैसा लिया है 50,000 रुपया जोजो से, ठीक है। द होल अमाउंट वॉज रीपेड टू जोजो बाय द पोगो। समझ रहे हैं बात को, ये जो बंदा हमारा है बीच में जो बैठा है पोगो, इसने सारा पैसा पे किया जोजो को, पूरा 50,000 दिया है। तो हम लोगों को ये प्रोविजन पता ही है कि वो बाकी 2 से उनका जो शेयर होगा वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। डिसाइड इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वैगर। अब अपने को क्या क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, क्या क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज पूछी है। सबसे पहला क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है पोगो कैन रिकवर द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गोगो एंड लोगो। क्या बाकी 2 से वो पैसा रिकवर कर पाएगा क्या? 100% भाई। अभी ऊपर अपने प्रोविजन भी यही पढ़ा था कि हाँ इस केस में जब एक बंदा पे करेगा तो ही हैज राइट टू रिकवर फ्रॉम रिमेनिंग पर्सन, इक्वली उनसे रिकवर कर लेगा। तो डायरेक्ट आंसर अपने को यस दिख ही रहा है। अच्छा सेकंड पार्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोगो आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ गोगो। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन गोगो की डेथ हो जाती है तो क्या उसका लीगल हेयर लाइबल होगा क्या? उससे क्या पोगो रिकवर कर पाएगा क्या? तो हाँ, मरने वाला लाइबल होता है, लेकिन उतना, मरने वाले का लीगल हेयर लाइबल होता है लेकिन उतना ही जितना मरने वाला एसेट छोड़ करके गया, ये भी हमको पता है। चलिए देख लेंगे आंसर क्या कहता है। तीसरा देखें, पोगो जो है कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एसेट। अगर ये जो थर्ड वाला बंदा है ना, लोगो इंसॉल्वेंट हो जाए, 3 सिचुएशन हमने बनाई, क्या दोनों से रिकवर कर सकता है? हाँ भी कर सकता है। दोनों में से एक मर गया तो क्या लीगल हेयर से रिकवर होगा? हाँ भी हो सकता है, लेकिन जितना मरने वाला एसेट छोड़ के गया। बाई चांस तीनों में से, बाकी 2 में से आपको जिनसे रिकवर करना है, अगर एक दिवालिया हो गया तो क्या करना है? तो भैया जितना उसका एसेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना रिकवर करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग लेवल पे तो आप देख सकते हैं हमने फिर से प्रोविजन को समझाया, 42 को समझाया, 43 को समझाया। जितने आपके पॉइंट्स थे, जॉइंट एंड सेवरल वाला जो अपना पॉइंट था, जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल है, सेवरली भी रिस्पॉन्सिबल है, बढ़िया तरीके से अपनी लैंग्वेज में हमने पूरा प्रोविजन यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। पूरा प्रोविजन अपना जॉइंट प्रोमिसर्स वाला ध्यान रखेंगे आप लोग। तो पूरा प्रोविजन समझाने के बाद हमारा आंसर क्या कहता है, देखो फाइनल आंसर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्रोविजन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। As per the provision of above section, Gogo, Pogo and Logo. Number 1, Pogo can recover the contribution from Gogo and Logo. बिल्कुल, because joint promisors है।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोगो है, अगर गोगो की डेथ हो जाती है तो बिल्कुल वो लायबल होगा पोगो को कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि उस बेचारा ने अकेले ने पूरा पे किया है। हालांकि लीगल हेयर कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितना उसके पप्पा छोड़ करके गए, प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज रिसीव बाय हिम, जितना प्रॉपर्टी छोड़ करके गया उससे ज्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली नहीं है। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आगे, पोगो ऑल्सो कैन रिकवर द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लोगोज एसेट। भाई साहब अगर आप इंस्टॉलमेंट भी हो जाते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया अपन ने कि भाई 2 लाख में से 40,000 तो आए ना, 40,000 तो आ ही रहे, उतना इधर भी आप रिकवर कर सकते हैं। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, क्लियर मैटर है, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर भी। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट से। बड़ा सा क्वेश्चन एक हमको दिख रहा है, देखें क्या है। जगत जननी, जगत एंड जननी नाम से आपको कुछ कुछ ध्यान में आ जाएगा कि कौन है जगत, कौन है जननी। बराबर, पिक्चर अपनी कौन सी, पीके, पीके के कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर है, उसी का नाम था, अपन ने यहां 2 बना दिए। जगत एंड जननी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st of August 2018 by which Jagat had to supply 50 ton of sugar to Janni at a certain price strictly within a period of 10 days of the contract. Yes sir, परफॉर्मेंस का टाइमिंग फिक्स कर दिया है, 10 दिन में जगत जन्नी को सप्लाई करने वाला है 50 टन ऑफ शुगर। ओके, जन्नी ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ 50,000 टुवर्ड्स एडवांस। सर 50,000 रुपया एडवांस भी दे दिया एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर 50,000 एडवांस ले जाओ, ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल बिटवीन देयर प्लेसेस इज रोडवेज ओनली। ओके सर, ये भी समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं और सिर्फ एक ही मोड उनके पास में है, वो है रोडवेज, ट्रक से या और ऐसे ही कोई रोड के थ्रू गुड्स जाने वाले हैं। अब देखो, सीवियर फ्लड केम ऑन 2nd of August। ओहो, 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10 दिन में परफॉर्म करना है, 2 अगस्त को वहां पे फ्लड आ चुका है एंड ओनली रोड कनेक्टिंग देयर प्लेसेस वर डैमेज। समझ रहे हो बात को, जो दोनों के प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली रोड थी डैमेज हो गई एंड कुड नॉट बी रिपेयर विद इन 15 डेज। 15 दिन तक रिपेयर नहीं हुई। ओहो, क्या कर सकते हैं हम नाउ। 15 दिन के बाद में जगत ऑफर टू सप्लाई शुगर ऑन 20th August। जगत ने जननी को फोन किया, मैडम सारा सड़क रिपेयर हो गया है, अभी आप क्या कर लो, अभी आप ले लो ना भाई हमसे, जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 टन का, तो अभी ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी ये जो जननी है ये इसके लिए एग्री नहीं करती, मना कर देती, नहीं लेना मुझे भाई, टाइम चला गया तुम्हारा। अभी 1 सितंबर को ये जो जगत है हमारा, कौन, सेलर, बराबर, ये कॉम्पनसेशन क्लेम करता है उससे 10,000 का जननी से फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ द शुगर। ओहो, कसब बात हो गई है, तो समझ रहे हैं, विच वॉज नॉट देयर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, बट चूंकि सप्लाई लेने से मना किया है तो 10,000 का सीधा सीधा वो कर देता है कॉम्पनसेशन कि भाई जननी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, सप्लाई नहीं लिया है, तो 10,000 रुपए का पेनल्टी भरो। अब उधर जननी भी कम नहीं है, वो कह रही है बेटा वो छोड़ो, 50,000 रुपए का रिफंड दो जो मैंने तुमको दिया था, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं किया टाइम पे। अब वो कह रहा है मेरी क्या गलती है, फ्लड कोई मैं थोड़ी लेकर के आया, फ्लड आ गया, रोड खराब हो गई, मेरी तरफ से कुछ गलती थी नहीं, अब बाद में मैं सप्लाई करने को रेडी हूं, तुमको लेना चाहिए। वो तो ये इससे 10,000 कॉम्पनसेशन मांग रहा है, वो कह रही 50,000 एडवांस दिया, बेटा बोला पहले। अब मैटर झगड़े का है, पहुंच गया है कोर्ट में, और एग्जाम में क्लियर आपको देके रखा होगा कौन सा एक्ट से क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आपको बोला कि क्या होना चाहिए। क्या यहाँ पे जननी सही बोल रही है, 50,000 रुपए उसको मिलना चाहिए। अब अपन जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अपना डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर याद कीजिए, इम्पॉसिबिलिटीज को याद कीजिए, उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एब्सोल्युटली वॉइड। और जहां वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लगता है वहां पे सेक्शन 65 भी लगेगा, जो कहता है बेनिफिट्स वापस करो। डिस्कवर्ड अगर वॉइड होता है तो जो भी आपने एडवांटेज रिसीव किए हैं भैया वापस करने पड़ेंगे, और कॉम्पनसेशन क्लेम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट में हमने क्वेश्चन समझा दिया। In the given question, after Jagat and Janni have entered into contract to supply 50 ton of sugar in the event of flood occurred, which made it impossible to deliver the sugar within decided timing. Thus, promise जो है इनका वो absolutely void हो चुका है। Further, Jagat has to pay back the amount of 50,000। 50,000 रुपया देना पड़ेगा सर आपको, 10,000 नहीं मिलेंगे और 50,000 देना पड़ेगा आपको। इसलिए जन्नी जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है, बराबर आप जानते भी हैं, हाँ, कि हमेशा सही होती है, बस होती है वर्ड आ गया, मतलब सही ही होती है। तो जन्नी यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रही है
और इसीलिए उनका जो कंटेंशन है वो भी बिल्कुल सही है और उनको उनका 50,000 वापस मिल जाएगा। सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना चाहिए था। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैंने लिए आज की क्लास के लिए। एक पार्ट इसका और बनाएंगे जिसमें फिर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म कर देंगे। अभी हमारी टोटली बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रही है। प्रीवियस दोनों वीडियोज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के थे। नेक्स्ट वीडियो जो एक और आएगा वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का होगा। उसके बाद चालू करेंगे हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पोर्शन रिविजन वाला। तो देयर वाज एन एग्रीमेंट टू लेंड ₹10 lakh टू मुन्नी इन कंसिडरेशन ऑफ हर गेटिंग अ डिवोर्स। ओहो, चलिए जी, मुन्नी को 10,000 रुपए देने का एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट टू लेंड उधार पे देंगे। उसको बदले में करना क्या है, डिवोर्स लेना है। किससे सर? हस्बैंड से लेना होगा ना भाई, और किससे लोगे? और शादी करनी है झंडूलाल से। ओहो, तो मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। तो मुन्नी जो है उसको डिवोर्स लेना है और झंडूलाल जी से शादी करनी है। तो पैसा उधार इसी बात का दे रहा है, मतलब झंडूलाल जी कह रहे हैं 10 लाख रुपया ले ले, हस्बैंड को डिवोर्स दे दे, मुझसे शादी कर ले। क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं होने वाला है। झंडूलाल जी कमाल करते हो, ठीक है, दूसरों की बीवियों को भगाने का काम करते हो, उनको पैसा ऑफर करते हो, शादियां तोड़वाते हो, तो ये तो गलत है बराबर। तो नॉन इन्फोर्सेबल है सेक्शन 23। वॉइड एग्रीमेंट है। इमोरलिटी, आपको ध्यान आया, आपका चैप्टर है जहां पे अपन बात करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, उसमें कुछ पार्ट अनलॉफुल का जो अपन पढ़ते हैं उसमें आपका आता है इमोरलिटी एज वेल एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी। ये पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट में भी है। वो भी कई लोग आंसर में लिख सकते हैं यहाँ पे, बट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर आंसर जो इसका है वो इमोरलिटी वाला जो पॉइंट आपका है, बिल्कुल डिवोर्स करके और किसी और से शादी करने का एग्रीमेंट करना एब्सोल्युटली वॉइड जाएगा। वो आपको इसके आंसर के अंदर जरूर लिखना चाहिए बराबर। तो मैंने सिर्फ हिंट दिया, इधर आप देखेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको अपना वो वाला जो प्रोविजन है इमोरलिटी वाला वो एज इट इज लिख देना है, क्वेश्चन लिख देना है, फाइनल आंसर लिख देना है, आप लोग जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा माइनर है, ओके, ब्रोक हिज लेग इन अ फुटबॉल मैच। भाई साहब फुटबॉल खेलते पैर टूट गया है, डॉक्टर साहब को एंगेज किया ट्रीटमेंट के लिए। क्या डॉक्टर को पैसा मिलेगा क्या भाई सर्विसेज का? इसका आंसर दो जगह पे है, सुनिए। पहले तो ये लाइफ का नेसेसिटी है भैया, मेडिकल है ना, तो उधर से भी आंसर मिलेगा। प्लस अब तक इस लेवल तक मैं जानता हूं आप लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके होंगे, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पॉइंट आपका यही कहता है ना, नेसेसिटी सप्लाइड टू इनकैपेबल पर्सन। तो डॉक्टर क्लेम ले सकता है यहाँ पे, बिकॉज ये लाइफ का नेसेसिटी है उसका। सो इस प्रॉपर्टी इज लाइबल, ये अपन जानते हैं पर्सनली लाइबल नहीं होगा, प्रॉपर्टी लाइबल हो जाएगी। तो सर इसका आंसर कहां से लिखें? दो जगह से लिखो, वहां से तो लिखो ही, ज्यादा बेटर यहाँ पे हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में सेक्शन 68 में जो आपका रेफरेंस दे रखा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो आपको जरूर उसका डेफिनेशन मीनिंग दे दो। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट था नेसेसिटी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन, इनकम्पिटेंट पर्सन, वो प्रोविजन देकर के फाइनल आंसर आपको लिखना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। ओह, गुंडाज वाइफ, मिस्टर गुंडा, उनकी वाइफ है फूलन। ओहो, फैमिली जोरदार है। गुंडा की वाइफ है फूलन, पेड 50,000 टू मुंगेरी लाल टू बी गिवन एज ए ब्राइब टू अ जेलर फॉर प्रोक्योरिंग द रिलीज ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम जेल। ओहो, जेल से हस्बैंड को निकालने के लिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि बेसिकली हुआ क्या है। गुंडा है, इनकी वाइफ है फूलन, और ये गुंडा जो है वो बट ऑब्वियस नाम से पता लग रहा है जेल में है। एक भाई साहब बीच में आए मुंगेरी लाल, तो इनकी वाइफ ने मुंगेरी लाल को 50,000 रुपया दिया कि जाओ जेलर को दो, रिश्वत दो और हस्बैंड को छुड़ा करके लेके आओ। तो जेलर जो है वो नहीं छोड़ पाया, पैसे ले लिए होंगे लेकिन नहीं छोड़ पाया। क्या फूलन यहाँ पे पैसा रिकवर कर सकती हैं? क्या रिकवर नहीं कर सकती? आप लोगों में से कई ने कहा सर ये तो वॉइड एग्रीमेंट जा रहा है। तो सर जिधर वॉइड एग्रीमेंट जाता है तो पैसा रिटर्न करना पड़ता है, तो सर ये पैसा तो रिटर्न होना चाहिए। ध्यान रखिए कि ऐसा करना इलीगल भी है ना, सिर्फ वॉइड ही नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में भी है। ब्राइब देना क्राइम भी है, इलीगल है, इनको खुद को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए इस तरह का अमाउंट आप वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगेन आपका वही प्रोविजन है, सेम पॉइंट आपका जो है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन वाला अपना एक पॉइंट आपको दे करके रखा हुआ है, वो आप इसके अंदर बिल्कुल लगा सकते हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का वॉइड एग्रीमेंट होगा और इसीलिए यहाँ पे कुछ भी रिकवरी होने वाली नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट पे पहुंच गए अपन। दो क्वेश्चन अपन यहाँ पे और लेने वाले हैं, 10 क्वेश्चन तक अपन करेंगे और उसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर कवर करेंगे ना। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे तो आप लोगों को देखने में इजी रहेगा।
हाँ, चेतन ऑथर है, एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद भगत। चेतन ऑथर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भगत के साथ में, जो पब्लिशर है, फॉर राइटिंग अ बुक फॉर हिम। बट सब्सिक्वेंटली चेतन ने रिफ्यूज कर दिया है बुक लिखने से भगत के लिए। नाउ भगत चेतन पर सूट फाइल करता है, और किस चीज के लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। मतलब भगत साहब कहते हैं डैमेजेस नहीं चाहिए सर, ठीक है, हमको चेतन से बुक ही लिखवानी है। क्या ये सक्सीड होंगे क्या? याद करो, क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने कहा था, है ना, कि आपको किसी ने शादी करने का प्रॉमिस किया और मना कर दिया, आप डैमेजेस ले सकते थे, आप कोर्ट में पहुंच गए, आपने कहा नहीं सर, अब लड़की को बोलो हमसे शादी करना पड़ेगा, या लड़के को बोलो शादी करना पड़ेगा। तो भैया ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। पर्सनल नेचर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती, अगर सक्सीड नहीं करेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड फॉर पर्सनल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, मैं आपको फिर से कह दूं, ये कंप्लीट आंसर नहीं, सिर्फ हिंट है, तो इसको इतना ही आंसर मत समझ लेना। आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला प्रोविजन जो देके रखा हुआ है आपका रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में, उसकी थ्योरी लिखनी है, उसका पूरा प्रोविजन लिखना है, और जो यहाँ दिया है वो फाइनल आंसर में आपको लिखना है। यहाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन है चेतन की, इसीलिए यहाँ पे भगत जो है वो सक्सीड करने वाला नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते। गोटिया इज ए ज्वेलर। सिंगम, ध्यान में आ गया आपको? गोटिया इज ए ज्वेलर, ही डील्स इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। ये भाई साहब काम करते हैं, ठीक है साहब, गोटिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम करते हैं। गोटिया ने अपना बिजनेस वसूली भाई को बेच दिया है। ओहो, एक और पिक्चर से कैरेक्टर आ गया अपने पास में। वसूली भाई को अपना बिजनेस बेच दिया, एंड ऑल्सो चार्जेस फॉर गुडविल। अच्छा, बिजनेस बेचा, गुडविल का पैसा भी इन्होंने ले लिया, किससे? वसूली भाई से। नाउ गोटिया फर्दर एग्री करता है विद वसूली भाई दैट ही विल नॉट डू द बिजनेस इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कि भाई वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करेगा। गुडविल आपको बेच रहा है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। और रियल ज्वेलरी का भी नहीं करेगा विद इन द लोकल लिमिट्स एंड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अब आप देखो, हमने पढ़ा था कि जब कोई पर्सन बिजनेस को रेस्ट्रेन करता है तो एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन एक्सेप्शंस थे कि अगर गुडविल सेल होती है और उस केस में सेलर पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगता है और वो एग्री करता है कि लोकल लिमिट्स में एक पर्टिकुलर पीरियड तक मैं सेम बिजनेस नहीं करूंगा, तो वैलिड है। तो आर्टिफिशियल बिजनेस बेचा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, उसको रेस्ट्रिक्ट करना तो वैलिड है, लेकिन ये जो रियल ज्वेलरी भी नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में कि जैन साहब साइंस, जो कॉमर्स छोड़ो, साइंस भी नहीं पढ़ाएंगे, ये तो गलत है। तो इट इज अ मैटर, हिंट देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सेप्शन ऑफ रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। सेल ऑफ गुडविल वाला प्रोविजन पूरा आपको आंसर में लिखना है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के केस में अगर बात करें, क्या हो गया भाई, इधर से उधर हो गया, ये तो वापस ठीक कर दें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की अगर बात की जाए तब तो उस केस में ये बिल्कुल वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे रियल ज्वेलरी की बात होगी तो फिर ये वैलिड बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा हूं। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट। अभी इसमें 10-11 क्वेश्चन और है, नेक्स्ट के अंदर कवर करेंगे। रानू अ सिंगर, अभी बहुत फेमस हुई थी है। रानू अ सिंगर एग्रीड टू सिंग एट हिमेश स्टूडियो फॉर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है। शी फर्दर एग्री दैट ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड शी विल नॉट सिंग एट एनी अदर स्टूडियो। सर, आपके साथ ही गाऊंगी और किधर नहीं गाऊंगी। आफ्टरवर्ड रानू ने रहमान जी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके स्टूडियो में गाने का, और हिमेश के स्टूडियो में गाने से मना कर दिया है। बताइए हिमेश यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान आया वो वाला पॉइंट, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे। यानी अगर हमारे इधर नहीं गाओगी तो किसी और के स्टूडियो में भी नहीं गाओगी। नेगेटिव टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट की थी उनको परफॉर्म करवाना, इंजेक्शन वाला अपना पॉइंट आपको ध्यान में आ गया होगा, लास्ट रेमेडी का अपना पॉइंट था, तो बस उसका थ्योरी पूरा लिख देना है। हिमेश कैन फाइल सूट अगेंस्ट रानू फॉर एन इंजेक्शन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रेस्ट्रेनिंग रानू फ्रॉम डूइंग विच शी प्रॉमिस नॉट टू डू। उसने मना किया था कि उस पीरियड में और कहीं नहीं गाएगी, तो उस चीज को एनफोर्स करवाने के लिए ऐसा केस किया जा सकता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बराबर, तो ये आज का हमारा रिवीजन वीडियो था, पार्ट नंबर 3 था, और जल्दी ही एक दिन के ब्रेक से आप लोगों के लिए आ जाएगा पार्ट नंबर 4, और उसके साथ ही लगभग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको हम लोग पूरा रिवाइज कर चुके होंगे। तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, रेगुलर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से ये पूरा क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। बाकी लोग जो हमारा यूट्यूब फैमिली से अगर इसको कोई देख रहे होंगे तो आपको इधर इसका पूरा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा,
ठीक है, तो ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर पाए, ढंग से कर पाए। तो इतनी तैयारी करिए, बस अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।